मैंने उनसे कपड़े मंगवाए, वो जो कपड़े उन्होंने भेजे वो पाकिस्तान में लंडे के कपड़े भी नहीं थे। सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है फॉर द शॉपिफाई? क्या आपको फिजिकली सारी चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं, फिर आपको वो बनाना पड़ता है शॉपिफाई पे या दराज पे स्टोर? मैंने तो 3-4 हज़ार रुपए की शॉपिंग की थी, ज़्यादा की शॉपिंग भी नहीं की थी। जिन्होंने ज़्यादा शॉपिंग की हो या उनके साथ क्या हुआ होगा, तो ये जो ऑनलाइन धोखा है इसको कैसे देखते हैं? हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है वेरीफाई करना, बस चीज़ अच्छी है, प्राइस ठीक है तो परचेज़ करें। सही। तो उन्होंने अच्छी सेल्स जनरेट करके विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट उन्होंने अच्छे खासे स्टोर बना लिए। अब वो रजिस्टर्ड भी हैं, अब वो ब्रांड भी हैं। जिसके पास फिजिकल शॉप है ना, तो उसके लिए ऑनलाइन शॉप क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, उनके पास ऑलरेडी उनके पास बेसिक है, ठीक है, प्रोडक्ट है ऑलरेडी, और उनको कोई नया वेयर हाउस लेने की या कोई ऐसी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। तवारे पाकिस्तान में टॉक्स अबाउट फ्यूचर की इस सीरीज़ में आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। क्योंकि हम नौजवानों की बात करते हैं तो आज भी जिन नौजवान से हम बात करेंगे वो एक ऐसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके बारे में इस वक्त कहा जा रहा है कि वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज़ में से एक है। और ये भी कहा जा रहा है कि फ्यूचर में ऐसे लगता है कि हमें बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे शॉप्स, बहुत सारे बिजनेस सेंटर्स बंद होते हुए नज़र आएंगे, इसलिए क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग का ट्रेंड ओवर द टाइम बढ़ता जा रहा है। अब एक चीज़ है ऑनलाइन मार्केटिंग और दूसरी चीज़ है ई कॉमर्स। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है ये भी हम उनसे पूछेंगे, और ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितने क्लाइंट है पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों के लिए एज अ यंगस्टर बहुत अच्छी सी एक मोटिवेशन है। तो मेरे साथ मौजूद हैं उमर ख़ान, जिनका ताल्लुक़ डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएटिंग एंड ब्रांडिंग से ताल्लुक़ रखता है। तो अगर आप भी अपना एक ब्रांड सेट करने जा रहे हैं तो आज की ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। उमर ये बताइए, हाउ डू यू अज्यूम कि ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा ट्रेंड आया है पिछले 10 सालों में, ऐसा नहीं था, तो पाकिस्तान में भी ये इंडस्ट्री काम कर रही है या अभी तक हम कहीं लैग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कोविड के बाद जैसा कि आपको पता है कि सारी मार्केट्स और ईच एंड एवरीथिंग सब बंद हो गया था। तो उसके बाद चीज़ें जो हैं वो मार्केट आपकी सारी बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हुए, और ये एक फेस शिफ्ट आया हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे बिजनेस ट्रेंड्स के अंदर। तो उसमें पाकिस्तान में भी डेफ़िनेटली चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस हो रही हैं कहीं ना कहीं, मगर इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मगर इसके साथ साथ अगर हम इसको, इन चीज़ों को, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेसेस को, अगर हम अपने आप को इससे रिलेट नहीं करते, अपने आप को अपडेट नहीं करते, तो ये चीज़ें हमें इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होंगी। तो बेसिक ये है कि जो डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स है, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, उस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। और हमारे जितने भी जो कन्वेंशनल मार्केटिंग चल रही है, ट्रेंड्स चल रहे हैं इस मुल्क में, तो बहुत सारे ब्रांड्स कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, मगर काफ़ी लैग जो है मार्केट में देखा जा रहा है। तो इसको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि हमें अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन ब्रांड बनाकर उसको मार्केट करना चाहिए, ताकि एक ब्रॉड ऑडियंस तक, ज़्यादा कस्टमर्स तक हम अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा सकें। चलिए, बिल्कुल बेसिक से एक सवाल से हम अपनी पॉडकास्ट को बाकायदा शुरू करते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन शॉपिफाई, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड इससे ई कॉमर्स? एक्चुअली ये चीज़ें सारी एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स उसको कहते हैं कि हम एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारी शॉप है, आप यूँ कह लें कि शूज़ की शॉप है। तो अगर हम उस शूज़ की शॉप को ऑनलाइन स्टोर बनाकर, अगर हम उसको ऑनलाइन सेल करना चाहें, डोर टू डोर होम डिलीवरी स्टार्ट करें, तो इसको ई कॉमर्स कहते हैं। यानी राइट। कि कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट हम ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दें, वो ई कॉमर्स है। तो इसके लिए हमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने होते हैं। वो आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो शॉपिफाई हो सकता है, दराज हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा और तीमो है, या और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है। और इसी तरह आपने डिजिटल मार्केटिंग की बात की, तो जब हम ये ब्रांड्स ऑनलाइन अपने स्टोर्स क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसको हमें एक ऑडियंस तक
पहुंचाना होता है, डेफिनेटली कस्टमर्स हमें लाने होते हैं ताकि वो आएँ हमारे स्टोर पे विज़िट करें। जैसे नॉर्मल होता है ना कि एक शॉप है, बाहर बोर्ड लग गया और मार्केट में जो लोकल मार्केट है वहाँ थोड़ी सी मार्केटिंग कर ली और लोगों को बता दिया कि हमारे स्टोर है, यहाँ से परचेज़ करें। अब उसके बाद उसकी कोई मार्केटिंग नहीं होती, यानी कि लोग आएंगे, विज़िट करेंगे, चीज़ पसंद आई ले ली, ना आए तो उनको पता भी नहीं यहाँ पे स्टोर है। बिल्कुल। तो जो ऑनलाइन है उसमें ये होता है कि हम एक मिलियंस ऑफ ट्रैफिक अपने स्टोर में ला सकते हैं। उसके लिए जो मेथड यूज़ होता है, जो चीज़ या जो प्रोसेस होता है, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। राइट। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये इसका डिफरेंस है। राइट। अच्छा, अब मुझे बताएं, पाकिस्तान में बड़ी बात हो रही है टेमो की। बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट की है शायद उन्होंने अपनी मार्केटिंग के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग पे और कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। सो टेमो, दराज या कोई और बड़ा प्लेटफॉर्म, मे बी द स्पॉटिफाई, सॉरी शॉपिफाई। सो कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त अच्छी अर्निंग दे रहा है? इसमें शॉपिफाई और दराज की अगर हम बात करें, लोकल अगर हम पाकिस्तान लेवल पे बात करें तो दराज जो है वो इस वक्त, ज़ाहिर है दराज ने ही ये चीज़ स्टार्ट की है, तो सबसे ज़्यादा स्टोर्स भी उसी में हैं और ज़्यादा ट्रैफिक भी उसी में है, क्योंकि वो एक पुराना प्लेटफॉर्म है। सही। तो अगर कोई पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को लेके ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो दराज से स्टार्ट करें। इसके अलावा हमें ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए और दराज के साथ साथ हमें शॉपिफाई पे स्टोर भी बना सकते हैं, इसके साथ तीमो पे बना सकते हैं। तीमो चूँकि नया है, इसमें लोगों को समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, उसके कुछ टर्म्स कंडीशंस वगैरह। तो जो दराज है, और दराज में और शॉपिफाई में फ़र्क क्या है? जो दराज है उसमें आपके पास ऑलरेडी दराज की एक पूरी ऑडियंस है, एक ट्रैफिक है जो उस पर आती है, ठीक है, और उसको देखती है, वहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करती है और आपकी प्रोडक्ट उसमें रैंक हो सकती है इजीली। लेकिन जो शॉपिफाई है उसमें आपको ट्रैफिक खुद लानी पड़ती है। ओके। जी, वो एक वो आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू लेकर आते जी हैं या माउथ टू माउथ? सोशल मीडिया, डेफिनेटली राइट। डिजिटल मार्केटिंग, एड्स, मनी स्पेंड करके एड्स लगा के आप सोशल मीडिया के थ्रू जो ऑडियंस है वो उसमें लाते हैं अपने स्टोर के ऊपर। तो इसमें दो डिफरेंट चीज़ें, जो नए जो सेलर्स हैं उनको रिकमेंडेड यही है कि वो दराज से स्टार्ट करें, और जब उनका एक ब्रांड बन जाए, उनका नाम बन जाए, तो वो फिर उसको अपनी एक अलग आइडेंटिटी के तौर पे शॉपिफाई के ऊपर भी जा सकते हैं। ओके। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड इन ई कॉमर्स? किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वो हो रहे हैं? लेटेस्ट ट्रेंड्स पाकिस्तान में देखा जाए तो इस वक्त दराज ही है, दराज है, शॉपिफाई है। इसके अलावा बहुत कम प्रैक्टिस किया जाने वाला एक प्लेटफॉर्म है, वो है वो कॉमर्स, वर्डप्रेस, जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं, वेब स्टोर्स होते हैं। इसमें चूंकि लोग इतने नहीं जाते, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो ज़्यादा इसी की तरफ मूव करते हैं, यस, क्योंकि वो अपनी इसमें वेबसाइट बनाते हैं हाँ वर्डप्रेस के थ्रू और फिर जी, काम करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस, उनके कंट्रोल में चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो इजीली कर सकते हैं। तो जो प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स अच्छी हैं तो वो इसकी तरफ मूव करते हैं, लेकिन जो स्टार्ट लेना चाहते हैं बिल्कुल एक मिनिमम अमाउंट के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो ज़्यादातर या दराज या शॉपिफाई के ऊपर ही आते हैं। तो लेटेस्ट ट्रेंड्स इस वक्त यही है कि दराज के साथ साथ मार्केट में जो शॉपिफाई स्टोर हैं वो भी उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और आप देखें कि सोशल मीडिया एड्स के थ्रू या टिकटॉक के थ्रू, आपके मेटा के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू एक बहुत बड़ी ट्रैफिक जो है वो जनरेट होती है आपके स्टोर्स के ऊपर। ओके। तो इसके अलावा और मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं जो मार्केट में चल रही हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने स्टोर के लिए 2-4 वेबसाइट्स और बना लें, उन पे आप ब्लॉगिंग करें, कंटेंट राइटिंग करें और मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट उसको आप रैंक करें, और उसके थ्रू आप उन ब्लॉग साइट्स के थ्रू आप ट्रैफिक जनरेट करें अपने स्टोर के ऊपर। स्टोर के ऊपर। या वेब बैनर्स, वेब एड्स चलाकर, जैसे वेबसाइट्स होती हैं, मुख्तलिफ ब्लॉग साइट्स या एप्लीकेशंस होती हैं जो आप मोबाइल पे यूज़ करते हैं, उनमें भी एड्स आते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे एप्लीकेशन में दराज के और इन चीज़ों के ऐड आ रहे हैं, तो उसके थ्रू भी हम अपने ऑडियंस कस्टमर्स जो है वो मल्टीप्लाई करते अपने हैं। स्टोर के ऊपर लेके जा सकते हैं। राइट। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये, क्योंकि स्टार्ट करने की आपने बात कर दी थी, तो जो न्यू वंस हैं, जो बिगनर्स हैं, दे हाउ दे शुड स्टार्ट देयर ओन शॉप या देयर ओन स्टोर? ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए
आई थिंक कुछ सबसे पहले तो मैं जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान में, चूँकि मैं स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर बात करूँगा। पाकिस्तान में जितने भी हमने देखा जो लोकल, एक तो ब्रांड्स है ना, एक लोकल जो सेलर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। सही है। लोकल सेलर्स जो हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। और ये कंपनीज SCCP से रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं आप? जी जी, ओके। SCCP से और FPR से, तो वो रजिस्टर्ड नहीं हैं और ये कुछ लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं जिनको फॉलो नहीं किया जाता अनफॉर्चुनेटली। तो आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले रजिस्टर करवाएं। जब आप रजिस्टर करवाएंगे तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका अपना एक बैंक अकाउंट होगा। एक तो पर्सनल अकाउंट होता है ना, तो लोग आपके ब्रांड में पेमेंट तभी ट्रांसफ़र करेंगे, ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है अगर हाँ, आपके ब्रांड का या कंपनी का स्टोर का अपना अकाउंट हो उसके बिल्कुल नाम से। सही। तो वो बैंक अकाउंट तभी बन सकेगा जब आप अपने आप को, अपने ब्रांड को रजिस्टर करते हैं SCCP के साथ। तो सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है। दूसरा, उसके बाद अपनी एक आइडेंटिटी बनाएं। आपकी एक आइडेंटिटी हो, आपका लोगो हो, आपकी एक मोटिव हो जिसके ऊपर आप काम करें, आप अच्छी सर्विसेज के ऊपर करें, अच्छी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें और वो चीज़ जो है वो डिलीवर करें। और ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि अगर आपकी सर्विस अच्छी हो, फास्ट हो, प्रोडक्ट अच्छी हो और जो आपकी प्राइस है वो मार्केट कम्पिटिटिव हो और आप टाइम टू टाइम ऑफ़र्स लगा रहे हों और डिलीवर कर रहे हो कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस अच्छे तरीके से, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे मेथड्स या ये सारी प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करते हुए आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। ये तो आपने हमें बता दिया कि जल्दी ग्रो कैसे करते हैं। वो ब्रांड्स जो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं? एक्चुअली जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए तो उसके ऊपर हमारे यहाँ ये होता है ना, नॉर्मली हर फील्ड में, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ या पाकिस्तानी माइंडसेट की बात करूँ, तो हम बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। क्या? तो कोई हम रिसर्च नहीं करते हैं, हमारी R&D नहीं होती, हम मार्केट नहीं देखते कौन सी चीज़ इस वक्त ट्रेंड पे है या क्या मेथड्स हैं जो हमें बहुत आगे लेके जा सकते हैं। तो वो जो भी मेथड्स होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं और आपको मार्केटिंग में और एक अपनी आइडेंटिटी बनाने में टाइम लगता है। तो जो ग्रो नहीं कर पाते उनकी काफ़ी सारी रीजंस हैं। या तो वो बहुत शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो उस चक्कर में वो पीछे रह जाते हैं, या फिर उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो इतनी आप यूँ कह लें कि उसकी डिमांड नहीं होती मार्केट में। तो कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च, अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, मैं अगर फॉर एग्जांपल ये कैमरा है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कैमरा सेल करना शुरू करूँ, तो मुझे सबसे पहले देखना है कि कैमरा की मार्केट में डिमांड कितनी है, कितने लोग ये चाहते हैं कि हम ऑनलाइन कैमरा परचेज़ करें। बिल्कुल। तो ये चीज़, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर और भी काफ़ी सारी रीजंस हैं, मार्केटिंग का ना होना और अच्छे बजट का ना होना। बजट तो खैर बहुत बात की बात है, अच्छी टीम का ना होना और अच्छी सर्विसेज का, जो सर्विसेज वो कमिट करते हैं उसको प्रोवाइड ना कर पाना, और इस तरह की मुख्तलिफ चलिए, रीजंस बेसिक होती हैं। बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं, उन्हीं में से निकालती हूँ। हाउ मच ऑफ अ टीम रिक्वायर्ड? कितने लोग होने चाहिए आपकी टीम में फॉर अ गुड ऑनलाइन शॉप? स्टार्ट में तो 4 से 5 ठीक है। लोग वो लोग मिनिमम। क्या करेंगे? अब उसमें सबसे पहले तो एक जब भी आप कोई स्टोर क्रिएट करते हैं आपको 4 से 5 लोग चाहिए। एक तो आप खुद हो गए, ठीक है, और जो बाकी आपकी टीम है उनमें से एक पर्सन आपको आपकी जो स्टोर है, प्रोडक्ट है, इन्वेंट्री है, उसको मैनेज करने के लिए एक होना चाहिए। फिर एक पर्सन आपका डिलीवरी प्रोसेस को मैनेज कर रहा हो। फिर एक पर्सन आपका सोशल मीडिया और आपकी स्टोर को देख रहा हो। फिर एक आपका डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग खुद से करना चाहते हैं। अब जो अपना स्टोर क्रिएट करके और सर्विसेज आउटसोर्स करना चाहते हैं, लाइक हमारे साथ या किसी भी और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के साथ, तो उनके लिए तो ऐसा कोई टीम नहीं चाहिए। वो एक पर्सन ही अपनी सारी चीज़ें आउटसोर्स करके अपना स्टोर क्रिएट कर सकता है। राइट। तो उसमें उसकी जो कॉस्टिंग है, वो जितने लोग वो सैलरी पे रखेगा उसकी वो आप यूँ कह लें कि हाफ से भी कम कॉस्टिंग उसको आएगी एक डिजिटल कंपनी को हायर करके। ओके। सो जो डिजिटल कंपनी है वो आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो मैं अभी तक समझ सकी हूँ,
एक वो आपकी ऑनलाइन ब्रांडिंग करती है, सेकंड वो आपके पेजेस को रन करती है, थर्ड वो आपका कंटेंट जो है वो डेवलप करती है, और फोर्थ वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग करती है जिससे आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रैफिक आती है एंड देन यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम दैट थिंग। अब मुझे ये बताएं कि विच आर द प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में ज़्यादा सेल होते हैं। जैसे फॉर मी, मैं लड़की हूँ शायद, या वो मुझे याद आया था मैं तो लेडीज़ हूँ तो वो खाने की चीज़ों पे रहती है या शायद कपड़े ज़्यादा परचेज करती है, तो कपड़ों के ऐड आते हैं हमें, ठीक है, वी बाय मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस। हाउ यू डिफाइन द नीश कि आपने किस चीज़ के ऊपर काम करना है, कपड़े बेचूं, खाना बेचूं, टेलरिंग प्रोवाइड करना शुरू कर दूं, या ऑनलाइन व्लॉग बेचना शुरू कर दूं, व्हाट शुड बी? सबसे पहले तो मेरी जो एक्सपर्टीज़ है उसके मुताबिक मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान में अगर कपड़े का क्लॉथिंग का क्लाइंट ऑनलाइन ज़्यादा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप भी क्लॉथिंग या कपड़े सेल करने शुरू करें तो आप भी ग्रो करें। बिल्कुल ठीक है। डेफिनेटली जिस नीश का क्लाइंट ज़्यादा होगा, जिस बिज़नेस का क्लाइंट या जिस प्रोडक्ट का क्लाइंट ज़्यादा होगा उसमें आपको कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। सही। प्रोडक्ट हंटिंग क्या है कि उसमें आप ये देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड कर रही है, उसमें आपका प्रॉफिट रेवेन्यू ज़्यादा है, मतलब अच्छा है, और उसका कंपटीशन भी नहीं है। ठीक है। आपको ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है, यानी कि जो मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है और कंपटीशन नहीं है। तो ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं और हर टाइम पे कुछ ना कुछ होता ही है, कुछ ना कुछ नई चीज़ आती रहती है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगाएं। मैंने आपको पहले बताया ना कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी माइंडसेट है कि हम बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और रातों रात हम मिलियनेयर बनना चाहते हैं। वजह है ना उसकी, मार्केट में ऐसे लोग मौजूद हैं कि मैंने 6 महीने में BMW ले ली, एड्स शुरू यहाँ से होता है, मैंने 8 महीने में 10 करोड़ का घर बना लिया। जब आप इस तरह की चीज़ देखते हैं तो यू स्टार्ट ड्रीमिंग ऑफ द बिग थिंग्स, और फिर जब आपको वो चीज़ नहीं मिलती तो आप डेस्परेट होने लगते हैं, फिर आपको लगता है कि नो एवरीथिंग वाज फ्रॉड, ऐसा तो नहीं था। बिल्कुल ऐसे तो नहीं होता। ऐसे तो कहीं भी, ये तो एक्चुअली किसी ऐसा किताब तो में नहीं कहीं पे लिखा। भी नहीं होता, किसी किताब में भी नहीं लिखा कि आप 6 महीने में बिलियनियर्स बन जाएंगे, और ना ही ऐसा हो सकता है कि आप 6-8 महीने या 2 साल में अपनी BMW परचेज कर ले, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो यू स्टार्ट अर्निंग, मेहनत करते हैं, क्योंकि कतरा कतरा समंदर बनता है, कतरा कतरा जो दरिया है ना, हमने वो इकट्ठा करना है, ना कि कोई बैड क्वालिटी की चीज़ ला के बेच दे। अच्छा, ऑनलाइन फ्रॉड्स, इट्स अ बिग थिंग। मैंने एक शॉप से चाइनीज़ ड्रेसेस थे, पेज बहुत खूबसूरत बना हुआ था, और क्योंकि पाकिस्तान में मैं उन दिनों चाइना से ट्रैवल करके आई हुई थी और मुझे चाइनीज़ स्टाइल के कपड़े अच्छे लगते थे, तो मैंने बहुत ढूंढा, पाकिस्तान में नहीं मिले। एक पेज मुझे नज़र आया, अच्छा रिव्यू था, इट वाज वर्किंग सो वेल, मैंने उनसे कपड़े मंगवाए। वो जो कपड़े उन्होंने भेजे वो पाकिस्तान में लंडे के कपड़े भी नहीं थे। तो हद, ये तो एक फॉर्मेट है जो ऑनलाइन ब्रांड कर रहे हैं। उन्होंने, मुझे नहीं पता मेरे जैसे जैसे कितने कस्टमर होंगे, चले मैंने तो 3-4 हज़ार रुपए की शॉपिंग की थी, ज़्यादा की शॉपिंग भी नहीं की थी। जिन्होंने ज़्यादा शॉपिंग की हो या उनके साथ क्या हुआ होगा। तो ये जो ऑनलाइन धोखा है, इसको कैसे देखते हैं? एक्चुअली पाकिस्तान में जब ये ई कॉमर्स नया नया आया, जब स्टार्ट हुआ, तो उस दौरान इस तरह के स्कैम, आपको पता है हमारे यहाँ ना, जब कोई नई चीज़ आती है तो सबसे पहले स्कैमर्स उसको टेक ओवर करते हैं। तो जो प्रोफेशनल्स हैं वो उसको सीखते हैं और उसमें आते आते उनको टाइम लगता है। सही। तो सबसे पहले स्कैमर्स क्या करते हैं कि वो शॉर्टकट्स देख के बस चीज़ों को बहुत जल्द स्कैम करके तो इजी मनी अर्न करना चाहते हैं। तो हो सकता है ये 6 तो वो महीने वाले 6 महीने वाले वो लोग हाँ, होते हैं। वो लोग ओके होते होंगे ठीक है। मोस्ट प्रोबली। ठीक है। तो उस वक्त ये ज़्यादा था। अब आप शायद काफ़ी अर्सा पुरानी बात करें, अगर लेटेस्ट है तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। 2017-18 की बात हाँ, है बस ये। उस टाइम ये पाकिस्तान में एक स्टार्ट हो रहा था। तो उस टाइम जो है पाकिस्तान में काफ़ी स्कैमर्स आए और उन्होंने किया। तो अब यह है कि अब मार्केट में ज़्यादातर प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहे हैं कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक 30% या 20% या 10% कह लें, लेकिन बहुत कम है। ओके, मेरे तो पास ना बिल्कुल एक लेटेस्ट ऑनलाइन एग्जाम्पल है।
फेसबुक के जो मार्केट प्लेस है, मैंने वहाँ से एक चीज़ ढूंढी, बहुत सारी जगहों पे थी। मुझे एक शॉप नज़र आई जिसने 2000 कम में, ये जो आपने बाहर टीवी रैक देखा है, ये 2000 कम रुपए में ऑनलाइन मुझे मिल रहा था। तो मुझे लगा कि यस, बेहतर है, मुझे किसी शॉप पे नहीं जाना पड़ेगा, मुझे जाके रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने उनसे कम्युनिकेशन शुरू की। उन्होंने मुझे कहा कि जी, हम रहीम यार खान में बैठे हुए हैं, हम अपनी चीज़ खुद बनाते हैं, आप हमें 2000 रुपये या 1500 रुपये भिजवा दीजिए, तो हम आपकी बेसिक डिलीवरी बिल्ट ही करवा देते हैं, आपको जो जो चीज़ें चाहिए। हर चीज़ मार्केट की उस पेज पर नॉर्मल पेजेस की निस्बत 1,500 से 2000 रुपये सस्ती थी। सो दैट वाज द अट्रैक्शन जिसने उससे ग्रैब किया। जब मैंने उससे कहा कि आप सामान भिजवाए, तो उसने कहा कि मैं तो कैश ऑन डिलीवरी दूंगी, मैं कैश, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको एडवांस में पेमेंट कर दूं। तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे 1500 रुपये भिजवा दें, मैं सामान बिल्टी करवा रहा हूँ और आपको स्लिप भेज रहा हूँ। सो उसने जो स्लिप मुझे भेजी, मैंने भी अच्छा, मैं सीरियसली उस वक्त ट्राई करने के मोड में थी कि मुझे ये समझ आ गई थी कि कोई फ्रॉड है, क्योंकि मैंने FIM में कंप्लेन करनी थी। लाइक एज अ जर्नलिस्ट आई यूज टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। 1500 रुपये से मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा था, बट मैं मार्केट के एक बड़े प्लेयर को काइंड ऑफ एक्सपोज करने जा रही थी। तो मुझे वो 1500 रुपये एक इन्वेस्टमेंट लगी, जिससे उन्होंने मुझे एक स्लिप बनाकर भेजी। वो स्लिप बिल्कुल जेन्युइन थे, या बिल्कुल जेन्युइन जैसी थी, जिसमें सामान, डिलीवरी, 3 पीसेस, जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं, वो सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने मुझे वो स्लिप भेजी, उसके बाद उसका फोकस ये था कि वो मुझसे चाहता था कि मैं जल्दी जल्दी उसे सारी पेमेंट भेज दूँ। मैंने कहा जब तक सामान मुझे रिसीव नहीं होगा भाई, पेमेंट नहीं जाएगी। तो सामान आप मुझे इस्लामाबाद में पहुंचा दे। कहते हैं अब तो सामान रहीम यार खान से फैसलाबाद पहुंच गया। मैंने कहा, फिर मैंने उस बंदे को कहा, मैंने कहा भाई, आपका असली नाम तो मुझे नहीं पता, जो आपने बताया है इसके मुताबिक आप जिन जिन एरियाज़ के नाम ले रहे हैं, ये सारे पाकिस्तान के फ्रॉड एरियाज़ में आते हैं। तो जहाँ से ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, रहीम यार खान राजनपुर, मुल्तान, देन फैसलाबाद, शेखोपुरा। तो मैं पहले से ही अलर्ट थी। अच्छा, कहते हैं कि आप इतने से रुपए से, अब वो मुझे थ्रेट कर रहे हैं कि आप गरीब तो नहीं हो जाएंगी, ये तो नहीं। मैंने कहा भाई, मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ, मुझे सामान मिलेगा तो मैंने पेमेंट करनी है। हाउ टू डील विथ सच काइंड ऑफ पीपल? हम कैसे लोगों को समझाएं कि आपने फ्रॉड स्कैम का हिस्सा नहीं बनना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अगर आप ऑनलाइन, ये तो आपने एक टेस्ट किया ना उनको, लेकिन जो गुड सेलर्स होते हैं उनकी सबसे प्रायोरिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी ये होती है, उनकी पहली पहचान ये होती है कि वो कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। और बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में जितने भी अच्छे स्टोर्स हैं, एक तो ब्रांड्स हैं, जैसे मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, शूज़ ब्रांड, क्लोथिंग ब्रांड, फेमस ब्रांड्स, उनकी बात करें तो उनके ऊपर तो एक वो चूँकि ब्रांड्स हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं उनके ऊपर। तो उसके अलावा जो लोकल छोटे छोटे ब्रांड्स हैं, जो छोटे स्टोर्स हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उसमें जो अच्छे स्टोर्स हैं, अच्छा काम करें लोग, उनकी ज़्यादातर जो पेमेंट मेथड है वो कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी है। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। और अगर कोई आपसे पहले पेमेंट डिमांड करे तो आप देख लें कि आपको उस पर ट्रस्ट और करना चाहिए या नहीं। अगर तो वो बड़ा ब्रांड है, रीनॉन ब्रांड है, तो उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करके पेमेंट कर देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे तो होता है। उसका इशू नहीं है, क्योंकि उनकी फ्रेंचाइजीज हैं, चेन पूरी काम कर रही है, और 10-10 साल से, 15-15 साल से ब्रांड्स यहाँ पाकिस्तान में काम करें, तो उनके ऊपर ट्रस्ट करना कोई एक बिग डील exceptional नहीं है। case हाँ तो बिल्कुल। जो इसके अलावा जो ब्रांड्स हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन जो अच्छा काम करें उनकी कैश ऑन डिलीवरी मेथड ही है। तो कुछ स्टोर्स तो जो अपने ऊपर ही, अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा ही वो करते हैं, उसके ऊपर बिलीव रखते हैं और अपनी सर्विसेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो इवन यहाँ तक ऑफ़र करते हैं कि पहले प्रोडक्ट ओपन करें और उसके बाद पेमेंट करें। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, और ऐसे स्टोर्स को, ऐसे सेलर्स को अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उनसे मज़ीद जो है वो चीज़ें परचेज़ करें, और ऐसे ही लोग जो हैं वो सही काम करें। चलिए, अब मुझे जल्दी से ये बताइए कि 2-3 से तरीके तो आपने मुझे बता दिए, हाउ टू अवॉइड द फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड्स। एक, हमने कैश ऑन डिलीवरी वाले मॉडल पे जाना है, कोई एडवांस पेमेंट नहीं है नॉर्मली।
बड़ा ब्रांड हो तो एक्सेप्शनल है। जाहिर सी बात है, मैंने अगर जीन को या किसी बड़े ब्रांड को कपड़े के पे किए हैं तो मैं उसकी शॉप पे भी जाके कह सकती हूँ कि दिस इज़ व्हाट हैपेंड, और वो आपको रिफंड भी कर देते हैं। इसके अलावा और क्या चेक बॉक्स होते हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि जिस ब्रांड से आप परचेज कर रहे हैं वो जेन्युइन ब्रांड है? मे बी एक जिस तरह ब्लू टिक होता है या ग्रे टिक होता है, ब्लू टिक ग्रे टिक तो पैसे देने परचेज्ड के परचेज है। है, यस तो इतना एग्जैक्टली, बड़ा दैट्स अ इशू नहीं गेम है। ऑफ मनी। जो सबसे अथेंटिक भी है पाकिस्तान में, जिस नाम का ब्रांड है, आप जाएं उसको SCCP में जाके नेम सर्च करें और देखें इधर वो ब्रांड रजिस्टर्ड है या नहीं है। ओह, तो अगर तो वो रजिस्टर्ड है तो आप उस पर ट्रस्ट करें। इन केस अगर वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं तो आप केस भी कर सकते हैं। हम्म, तो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपको 50-50 रिकमेंड करूँगा कि फिर ठीक आप है। उसकी फिज़िकल उसकी अपीयरेंस पे जाएं। फिर तो आप परचेज़ ना ही करें तो बेहतर है। तो अगर आप करना ही चाह रहे हैं तो उसकी जो डिजिटल अपीयरेंस है उसके ऊपर जाएं, आप देखें उनका स्टोर कैसा है, कितने अरसे से वो काम कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स कैसे हैं, उनमें रिव्यूज़ देखें। रिव्यूज़ का भी ना पता लग जाता है ये फेक हैं या ये जेन्युइन है। जी बिल्कुल ऐसा ही तो है, मगर ये तो हाँ, शायद हम कंटेंट क्रिएटर्स और हाँ, जो इसका हिस्सा है उनको समझ आती है, वरना आप 50 रुपए दे के 500 कमेंट्स भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने टेस्ट करना है तो फेसबुक पे या सोशल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ग्रुप्स हैं जिसमें एक्सपर्ट्स लोग उसमें मौजूद हैं और उनसे आप राय ले सकते हैं कि मैं स्टोर से ये परचेज़ करने जा रहा हूँ, तो कोई मुझे रिकमेंड कर दे कि इधर दिस इज़ जेन्युइन और नॉट। सही। सो वहाँ पे आपको विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू सेकंड्स आपको आंसर हो जाएगा कि हाँ इनकी अपीयरेंस ठीक है, ये रिव्यूज़। यानी कि एक्सपर्ट को तो पता लग जाता है ना कि ये फेक है या नहीं। बिल्कुल। तो वो देख के आपको बता देते हैं। तो ऐसे ऑनलाइन सेल्स और ऑनलाइन बायर्स के फेसबुक पे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करें और उनसे आप एक्सपर्ट से राय भी ले सकते हैं। सो पाकिस्तान में इस वक्त कितने ब्रांड्स हैं जो ऑनलाइन रजिस्टर हो चुके हैं बिसाइड द SCCP? एनी मेरे गेस? पास तो इसका कोई डाटा नहीं है। डाटा नहीं है। हम्म। कम से कम लाखों में है, बहुत ज़्यादा है। नीश का आपने मुझे बता दिया कि आपने मार्केट में गैप चेक करना है कि क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं मिल रही, फिर आप उस नीश पे जाएंगे तो आपके कस्टमर ज़्यादा होंगे। इसके अलावा जो ऑनलाइन शॉप बनाने वाला बंदा है, उसे कौन कौन से फर्दर एलिमेंट्स को अपने सामने रखना चाहिए एक ऑनलाइन ब्रांड बनाते हुए? हमने कुछ चीज़ें बेसिक डिस्कस कर ली हैं, जैसे दराज है और इस तरह के प्लेटफॉर्म है, हमने उनको इस्तेमाल करना है जो बड़े प्लेटफॉर्म है, एंड देन यू गो फॉर योर ओन। कितना मुश्किल है अपनी वेबसाइट बनाकर उसको ब्रांड बनाने के लिए कोशिश करना? उसमें आपको डेफिनेटली उसमें आपकी एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, आपके रिसोर्सेज भी लगेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट भी लगेगी। तो अगर तो आप अच्छी एडवर्टाइजिंग करके, अच्छी टीम या अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हायर करके या अच्छा स्टाफ, अच्छी टीम हायर करके करें तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता। विद इन फ्यू डेज़ या विद इन फ्यू मंथ्स भी आप उसमें अच्छी एक आइडेंटिटी या अच्छा ब्रांड बना सकते हैं। तो अगर आपके पास बजट नहीं है इतना और आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम लगे, कोई मसला नहीं है। तो आपको साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप उसको कितने टाइम दे रहे हैं और कितने पैशन के साथ कर रहे हैं और कितनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, आप कितनी अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं। और जो चीज़ आप कमिट करते हैं उसको अगर आप डिलीवर करने में कामयाब हो जाएं तो डेफिनेटली आप एक ब्रांड बन सकते हैं। ओके, क्या ऑनलाइन शॉप का एक हेल्पलाइन, हेल्प डेस्क होना ज़रूरी है? जैसे आप जैसी कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, आपको फ़ौरन से कॉल आती है उनके स्टोर से कि आपने ये ऑर्डर किया है, क्या ये ऑर्डर कंफर्म है? तो क्या ये भी ज़रूरी है? ये ज़रूरी है और ये मेरे ख्याल में बहुत इजी है। इसके लिए एक बहुत बड़ा सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टोर बनाते हैं तो ये सर्विस वो खुद भी प्रोवाइड करते हैं। सही। वो प्लेटफॉर्म्स खुद, जैसे शॉपिफाई है, दराज है, ओके, तो ये सर्विस उनकी तरफ से भी ऑफ़र हो की सकती जा है रही जी। होती है, ठीक तो है। वहाँ से भी आप आउटसोर्स कर सकते हैं और अगर आप अपना एक हेल्पलाइन या छोटा सा कॉल सेंटर टाइप चीज़ बनाना चाहते हैं तो आप अपने ऑफिस में खुद भी बना सकते हैं। तो बात वही आ जाती है कि इसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ आएंगी। तो बेटर ये है कि आप सर्विसेज जितनी आउटसोर्स करें वो आपके लिए ज़्यादा आसान है। अब आम लोगों के लिए एक बेसिक सा सवाल, सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है
फॉर द शॉपिफाई, क्या आपको फिजिकली सारी चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं, फिर आपको वो बनाना पड़ता है शॉपिफाई पे या दराज पे स्टोर, या वो चीज़ें आप गाए बगाए, फॉर इंस्टेंट मैं एक माइक की दुकान खोलती हूँ और वो माइक मैं परचेज करती हूँ उसी दिन और अगले दिन उसको डिलीवर करवा देती हूँ, तो ये मैकेनिज्म काम कर सकते हैं? बहुत सारे लोग इसी मैकेनिज़्म के ऊपर काम कर रहे हैं। ओह। तो हमारे पास ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं और माशाल्लाह अच्छे ब्रांड उनके बन चुके हैं, जिन्होंने साल पहले 2 साल पहले काम शुरू किया और विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट किया। बहुत स्टोर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई ब्रांड रजिस्टर नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है वेरीफाई करना, बस चीज़ अच्छी है, प्राइस ठीक है तो परचेज़ कर ली। सही। तो उन्होंने अच्छी सेल्स जनरेट करके विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट उन्होंने अच्छे खासे स्टोर बना लिए। अब वो रजिस्टर्ड भी हैं, अब वो ब्रांड भी हैं और अब वो लीगल तरीके से काम भी करें। पहले भी अच्छा काम कर रहे थे लेकिन अब भी काम करें। तो पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस बहुत नॉर्मल है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप पहले स्टोर बनाएं, सेल जनरेट करें, अच्छा चल गया तो रजिस्टर कर लें, नहीं तो वाइंड अप किया, ख़त्म। तो ये भी एक इसका बहुत प्लस पॉइंट है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी ज़ाया नहीं होती। यानी कि कोई आपने कोई लाइबिलिटी नहीं है आपके ऊपर, कोई आपने हाँ, कोई चीज़ दुकान नहीं रेंट नहीं ली, कोई ली, उसके एग्जैक्टली। कोई एडवांस पेमेंट नहीं की, उसके रेनोवेशन के ऊपर एक्सपेंस, यानी कि वो अगर आपका बिजनेस नहीं चलता तो उसको वाइंड अप करना या सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, प्रोडक्ट परचेज करके स्टॉक में नहीं रखा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपका ना चला तो वही वेबसाइट किसी और चीज़ के नाम से कोई और शिफ्ट कर दिया और दैट्स इट, आप या नया स्टोर वो बना जो लिया। वन टाइम 7-10 हज़ार रुपए या 15 हज़ार रुपए की आपने वेबसाइट के ऊपर इन्वेस्टमेंट इट्स किए, वो आपकी इट्स वेरी गई भी। मिनिमम अमाउंट हम्म। विच इज़ नॉट अ बिग लॉस। सो ई कॉमर्स में चैलेंजेस आप जैसे लोगों को क्या फेस करने पड़ रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, एज अ प्रोफेशनल? फॉर सेलर्स अगर मैं बात करूं तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है फेक ऑर्डर्स। ठीक है। यानी कि मार्केट में किसी ने ऑर्डर प्लेस किया, कॉल उसको कंफर्मेशन नहीं, कंफर्म कर दिया, बाद में उसका मूड स्विच हो गया। पाकिस्तानियों को वैसे ही मूड स्विच हो जाता है, तो मैं आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है हाँ, हमारे। तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। तो वो उनको फिर जब डिलीवरी बॉय आया प्रोडक्ट लेके या कोई भी कुरियर कंपनी का कोई पर्सन आया, तो पर्सन जिसने ऑर्डर किया वो गायब, कोई नहीं है, ना कॉल पिक कर रहे ना कुछ, तो फिर उसको वापस जाना पड़ता है। और इवन के 2-2 3-3 दफ़ा बाज़ जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे उनके पास 2-2 3-3 दफ़ा उनके बॉयज़ जो हैं वो ऑर्डर लेके आते हैं लेकिन आगे कोई नहीं नज़र आता। तो ये सेलर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकंड, हमारे जो ई कॉमर्स के सेलर्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स के जो सेलर्स हैं, उनके लिए दूसरा बड़ा चैलेंज है प्रोडक्ट को एड्रेस पे डिलीवर करना। चूँकि उनका कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं होता, कोई कुरियर कंपनी नहीं होती या कोई ऐसी सर्विस नहीं होती, वो पाकिस्तान की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुरियर कंपनीज़ हैं उन्हीं के साथ एग्रीमेंट्स होते हैं और वही उनकी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करती हैं। तो कंपनीज़ में बाज़ बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जो कि स्कैम्स करते हैं वो खुद, और बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। बहुत बड़ी बड़ी कुरियर कंपनीज बड़ी फेमस हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए कि कोई अच्छी कुरियर कंपनी जिसके साथ उनका अच्छा एग्रीमेंट हो जाए और वो उनकी जो प्रोडक्ट है वो डोर टू डोर। कुरियर कंपनी कैसे स्कैम कर सकती है? कुरियर कंपनी ऐसे स्कैम कर सकती है, बिलिंग में बिलिंग डबल कर देना ओह। और एक्स्ट्रा मनी आपकी चार्ज कर लेना, इनवॉइस में यस। चार्ज कर लेना। यानी कि आपकी प्रोडक्ट का वेट 400 ग्राम है, उसको 800 ग्राम करके चार्ज कर लेना, मतलब इस तरह के मुख्तलिफ तरीके। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक दो कंपनीज ऐसी हैं जिनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, तो बाकी और भी कंपनीज़ हैं, अच्छी कंपनीज़ भी हैं, तो वो आप सोशल मीडिया पे जाके जब रिकमेंडेशन लें या किसी एक्सपर्ट, मैं अब चूँकि नाम नहीं लेना चाहता किसी का, मगर लें ताकि लोगों को पता चल सके। मेरे ख्याल से हमें थोड़ी सी सार्फिन की को भी देखना चाहिए कि उनके भी कोई राइट्स हैं। चलें अगर कोई इन पर्सन मुझसे पूछे तो मैं फिर उनको बता दूंगा। ऑन कैमरा वैसे नहीं ऑन बताएंगे। कैमरा मैं नाम नहीं ले सकता। ठीक है। तो चूँकि मैंने जिन ब्रांड्स की तारीफ़ की मैंने उनका भी नाम नहीं लिया और जिनकी मैं बुराइयां कर रहा हूँ मैं उनका भी नाम नहीं लिया, लेकिन ठीक है है। एक दो हैं, ज़्यादा नहीं है। क्यों, 10-12 बड़ी कंपनीज हैं, देखिए, कुरियर कंपनीज। TCS, लेपर्ड, पाकिस्तान पोस्ट, आई इन्हीं थिंक में से बेस्ट। इन्हीं में से हैं। ठीक है। DHL भी है और TCS है और फेडेक्स है। इस वक्त जो मोस्टली जो ज़्यादा यूज़ हो रही है वो फेडेक्स है, अच्छी ओके। सर्विस है, तो वेरी उनको नाइस। आप कर सकते हैं। तो बाकी
और मैं क्या ठीक करूँ। है, मैं तो आपको बेस्ट ब्रांड पता चल गया। अच्छा, तो उसमें ये एक चैलेंज है सेलर्स के लिए। एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हमारे लिए क्या चैलेंज है? हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमें सबसे पहले, ये जिस मकसद के लिए पॉडकास्ट हो रही है, अवेयरनेस, अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस, हम्म। यानी कि हमें एक देहाती को ये पाकिस्तान में एक किसी गांव में अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है खुद बना के घरों में, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बिल्कुल। होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, या हैंडीक्राफ्ट्स की जो वुमेन भी काम करती हैं, मर्द भी बनाते हैं और वो सेल करते हैं। अभी आपके बात करते करते मेरे माइंड में एक बिजनेस आइडिया आ गया, हम पॉडकास्ट के बाद डिस्कस तो करते हैं। वो उस तरह के लोगों को ये कन्विंस करना कि, यानी कि जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन अच्छा कारोबार जानते हैं, अच्छे प्रोडक्ट बना जानते हैं, सेल्स अच्छी करते हैं, लेकिन उसको उनको हमें ये बताने में बहुत मुश्किल होती है कि आप यही चीज़ ऑनलाइन बेचें, जहाँ एक दिन में 10 चीज़ें बिकती हैं वो एक दिन में 100 बिक जाएंगी। तो दही इलाकों के लोगों को ऑनलाइन बिजनेस की तरफ लाना, इसका मतलब ये है कि मुश्किल है। मुश्किल है, और ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। हालांकि देखिए, हमारे हाँ, यहाँ एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट। शहरों में लोग होते हैं बस ठीक है, डिग्री की, जॉब कर ली, कोई हम कोई पढ़ते ही हाँ, जॉब करने के लिए। तो कोई ऐसी क्रिएटिविटी उनके अंदर नहीं होती। ठीक ये है। मैं आपको बता दूं, ये फैक्ट है। हमारे यहाँ क्रिएटिविटी होती है जहाँ पे लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, और जो दही इलाके के लोग हैं, मतलब उनकी एक लेगेसी है, वो प्रोडक्ट्स बनाते आ रहे हैं, तो उन लोगों को समझाना, और वही हमारी टारगेटेड ऑडियंस भी है, तो उनको बताना, अगर वो इस चीज़ को समझ जाएं, और इसी मकसद के लिए हम ये पॉडकास्ट भी करते हैं, ताकि उनको अवेयरनेस हो कि आप ये चीज़ ऑनलाइन सेल करें, आप ऑफलाइन भी करें, आप उस प्रोसेस को जैसे भी मैं बताती कंटिन्यू हूँ, रखें। देसी घी। हम्म क्योंकि आप बता रहे थे तो मेरे माइंड में वो एग्जांपल्स आ रही थी, बट देसी घी आपको ओरिजिनल नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है। आपको किसी गांव में जाना है, किसी एक्चुअल बंदे को टैप करना है, फिर कहीं शायद कोई चांस है कि आपको थोड़ा अच्छा देसी घी मिल जाएगा। सो व्हाई दोज पीपल जो गांव देहातों में भी ख़वातीन कर रही होती हैं, तो शायद उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि डेयरी का जितना बिजनेस है, इट्स अबाउट 70-80% वो फीमेल के हाथों में एग्जीक्यूट हो रहा है देही इलाकों में। और क्योंकि उनको इसकी पेमेंट नहीं होती, तो वो जस्ट फ्री की लेबर प्रोवाइड करती हैं। शायद ये वाली एक बड़ी टास्किंग है। और कौन कौन से बिजनेस है जो ख़वातीन अगर करें तो दे कैन अर्न गुड स्टेइंग एट होम, उनको बाज़ार जाने की और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, ख़वातीन दही इलाकों में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो बना रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स है, ठीक है, स्वेटर्स, और मुख्तलिफ़ किस्म की ये कारपेट्स, कालीन। कालीन हो गए, कर्टन्स हो गए, और स्वेटर्स हो गई आपकी, कैप्स हो गई आपके, सॉक्स हो सॉक्स गए हो गए। आपके, जर्सी, और इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट, शॉल्स हो गई। तो इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ भी, चूँकि मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो कश्मीर में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, शॉल्स। गिलगित में है, बिल्कुल। और इसी तरह केपी वाली साइड पे है। तो वहाँ के लोग ज्वेलरी, अब वहाँ पे देही इलाकों में क्या होता है, ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों में लोग काम करते हैं, मर्द जो है वो दरिया सिंध हमारा जो बहुत फेमस है, वहाँ से जो कीमती पत्थर है वो निकालते हैं, पहाड़ों से कीमती पत्थर निकालते हैं, और वो उनको ला के अच्छे तरीके से उनको डिज़ाइन करके, जो वुमेन है वो भी ये काम करती हैं, और एक बहुत अच्छी ज्वेलरी। मैं जब भी जाता हूँ ना, ये टूर करने नॉर्दर्न एरियाज़ में, हमजास कर दो, तो वहाँ पे जो ज्वेलरी है वो सारी घरों पे तैयार होती है। सो आई हैव तो समथिंग, हाँ, ये मैंने गिलगित से परचेज किया बिल्कुल था। बिल्कुल ऐसी है, लाइव एग्जांपल है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम उनको मोटिवेट करें, और या वो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें कि अगर हम ये चीज़ ऑनलाइन सेल करें तो हम इसको, अपनी सेल को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये एक ही जैसे क्यों चल रहे हैं? मतलब ज़माना हो गया, ये पत्थर, ये मोतियाँ ऐसे ही गोल क्यों बन रही हैं? इसको शेपिंग क्यों नहीं दी जा रही अभी तक इन इलाकों में? ये तो ये वैसे आपका सवाल नहीं है ये तो लेकिन व्हाई दे आर नॉट थिंकिंग विद द क्रिएटिविटी? वैसे ये तो वही लोग बेहतर बना सकेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में उनको इसी में इजी मनी आ रही है, इनको आसान लगता है, तो जो चीज़ें वो कन्वेंशनल चली आ रही हैं नस्ल दर नस्ल, एक लेगेसी है, उसी को फॉलो किए जा रहे हैं। तो मैं भी, अगर कोई क्रिएटिविटी आए तो हो सकता है उसको ज़्यादा पसंद भी किया जाए, और वो ज़्यादा मार्केट में या फेमस भी हो।
चले जी, तो ख़वातीन जितनी हमें देख रही हैं, आपके पास दही इलाकों में रहते हुए बहुत मार्जिन है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप घर में ही रोज़ाना की बुनियादों पे कर रही हैं। यू जस्ट नीड टू मेक सम डिजिटल कंटेंट क्रिएटर से आपने रब्ता करना है और आप कर सकते हैं। ये आसान तरीका बता रही हूँ। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें? खुद करना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले पढ़ेंगे, हाँ, फिर पहले उसके ऊपर रिसर्च करें ओके, और फिर आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए और फिर स्टाफ हायर करें। या तो खुद शुरू में काम करना हो बहुत ओके, मुश्किल है। मैं नहीं कर सकती स्टाफ हायर, मैं एक अकेली लड़की हूँ, ठीक है? मुझे ये समझ आता है कि पेज कैसे बनाना है। मैंने टिकटॉक पे अकाउंट बनाया और उस पे मैंने चीज़ें बनाना शुरू कर दी। क्या ये एक दही इलाके के बंदे को हेल्प कर सकता है या नहीं? देखें, सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म्स काम काम कैसे करते हैं। तो अगर तो उसको पता है और वो कर सकते हैं और ट्राई करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ना करें, लेकिन यह है कि रिस्की है। हुँ, तो आपका टाइम हो सकता है जो ग्रोथ आपको 6 माह में या साल में मिले वो हो सकता है 5-6 साल लग जाए। ओके। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। अब मुझे आप थोड़ा-सा कंपैरिज़न दीजिए विद द ऑनलाइन शॉप एंड देन अ फिज़िकल शॉप। वो व्हाट्स द डिफरेंस? कैसे वो ज़्यादा हेल्पफुल है, सपोर्टिव है फॉर द पीपल जिनके पास छोटी अमाउंट है इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? देखिए, जिसके पास फिज़िकल शॉप है ना, तो उसके लिए ऑनलाइन शॉप क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक क्योंकि है। उनके पास ऑलरेडी उनके पास प्रोडक्ट है। बेसिक है, ठीक है? प्रोडक्ट है ऑलरेडी और उनको कोई नया वेयर हाउस लेने की या कोई ऐसी चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्टाफ भी उनके पास होगा, तो वो उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से मार्केट कर सकते हैं। उनके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट मौजूद है। तो ऑन वैसे तो उनकी फ़िज़िकल शॉप तो चल रही है, तो ऑनलाइन भी सेल करें, उसमें क्या हर्ज है। तो बिल्कुल उनका सही है। बिज़नेस ऑलरेडी रनिंग है, हुँ। उनको एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, एक स्टोर क्रिएट करने के लिए कितनी सी इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट है? 40-50-60 हज़ार, ओके। मिनिमम 50 to 60,000। अगर सिर्फ स्टोर बनाने में, यानी कि रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट और आपका जो स्टोर है उसको क्रिएट करने में। बैंक अकाउंट के तो कोई चार्जेस ही नहीं होते आजकल चार्जेस तो नहीं या होते, जस्ट कंपनी रजिस्ट्रेशन हुँ। एंड उसके बाद आपका 5,000 रुपए में एसईसीपी से कंपनी रजिस्टर हो जाती हाँ, है। 5,000 लगते हैं। तो ज़ाहिर है जो रजिस्टर करेगा उसकी भी कोई ना कोई फ़ीस होगी, तो हुँ। वो कंसल्टेंसी चार्ज करेगा। इसके अलावा आपका स्टोर बनाना, आपके डोमेन परचेज़ करना और सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाना, उसमें हल्की-फुल्की डिज़ाइनिंग करके, तो मिनिमम अमाउंट के साथ आप ऐड रन कर सकते हैं स्टार्ट में। तो उसको टेस्ट करना चाहिए लाज़मी। और ये इतनी अमाउंट है, हर जो स्टोर वाला है, ये दुकानदार है, वो इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं इज़िली। उमर, आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो रह गया है और ऑनलाइन मार्केटिंग करने वाले लोगों को हमें वो बताना ज़रूरी है? क्योंकि मेरे नज़दीक जितने इंपॉर्टेंट सवाल थे वो मैंने पूछ लिए हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी ई-कॉमर्स मार्केट? लेकिन फ्यूचर में तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ और मैं यही कहूँगा आपके ऑडियंस को भी, देखने वालों को, कि अगर तो आपने फ्यूचर में सस्टेन करना है तो आपको इस मॉडल पे आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आते तो अगले 5-10 सालों में आप कहीं भी नहीं होंगे। ओके, डिड यू हियर द क्रिप्टो? क्रिप्टो तो एक ट्रेडिंग है, ओके, बिटकॉइन, वो तो बिल्कुल अलग एक मार्केट डिजिटल है। करेंसी। जी जी बिल्कुल। हाउ आपको पता है पिछले साल तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट डिजिटल करेंसी, लेकिन 2 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दे दिया है कि पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी का इजरा किया जाएगा और उसके लिए दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो क्या इससे भी कोई फ़र्क आएगा ई कॉमर्स में? इससे ई कॉमर्स में फ़र्क आएगा, चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी। करेंसी का ये होता है कि आप डिजिटल करेंसी को यूज़ करते हुए चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, और वो डिजिटल करेंसी ऐसी है कि जो आप फ़ौरन बाहर मुल्क से भी कुछ परचेजिंग करनी है तो आप वो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे आप डिजिटल करेंसी को यूज़ करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें शॉपिंग कर सकते हैं। आप अपने एयर टिकट्स परचेज़ कर सकते हैं, आप होटल कहीं अगर जा बुकिंग रहे हैं कर होटल सकते बुकिंग हैं। कर सकते हैं, या मार्केट से क्लोथ कपड़े वगैरह ख़रीदने हैं वो कर सकते हैं, मार्ट से शॉपिंग कर सकते हैं। तो बहुत, जहाँ जिन कंट्रीज़ में ये लीगल है, अलाउ किया है गवर्नमेंट, वहाँ तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको डिजिटल करेंसी यूज़ करके आप शॉपिंग कर सकते हैं और इट्स अ गुड थिंग। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें टाइम के तभी तक साथ सिर्फ साथ शॉपिंग इम्प्रूवमेंट कर आएगी। सकते हैं। तो जब पाकिस्तान में आएगी तो पता चलेगा। रिसेंटली 2 दिन पहले एक नई अपडेशन आई है गूगल वॉलेट की, जी। तो उसको पाकिस्तान में अलाउ कर दिया गया है, तो उसके थ्रू काफ़ी हेल्पफुल होगा वो।
हमारे इस जैसे गूगल लोगों के वॉलेट लिए। इज सिमिलर टू पेपॉल? ये एक इसी तरह का वॉलेट है जिससे आप इंटरनेशनल मार्केट में पेमेंट्स कर सकते हैं, राइट। सेंड रिसीव कर सकते हैं। उमर, थैंक यू सो मच। जाते जाते हमारे यंगस्टर्स को कोई मैसेज दे कर जाना चाहें तो ज़रूर दीजिए। मेरा यही मैसेज है कि स्टार्ट करें और किसी एक्सपर्ट से लाजमी मशवरा कर लें, सेशन कर लें, 1 to 1 पूछ लें कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट है, कैसे है। तो जल्दबाजी ना करें, थोड़ा स्लो टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, ये थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को ग्रो होने में, और एकदम रातों रात बिलियनियर्स के ख्वाब न देखें। रातों रात अमीर नहीं हो तो सकते। कोई एक परसेंट चांस हो सकता है, कोई एक बंदा ऐसा हो सकता है जिसकी लॉटरी लगी हो, या जिन्होंने स्टार्ट में किया, जब चीज़ें नई नई आई उस वक्त जिन्होंने स्टार्ट किया, हो सकता है वो आज मिलियनियर हो। लेकिन जैकपॉट। आप अभी मार्केट में अगर नए आ रहे हैं तो बहुत कंपटीशन है। तो बहुत आपको ना इस कंपटीशन में नीश सेलेक्ट करना, इसका मतलब है सबसे सबसे मुश्किल सबसे चीज़ है। मुश्किल काम, सबसे पहला स्टेप ही यही है। और सबसे मेन स्टेप ये कि आप ये सिलेक्ट करें कि आपको सेल क्या करना है। क्योंकि मैं फिर ये बात करूँगा कि अगर आप ये देखते हैं कि बहुत सारी सर्विस और मीडिया के मैंने टॉक शोज़ देखे जिसमें वो ये बताते हैं कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली है, ये सेल करनी चाहिए, लेकिन उसको कभी भी उसके ऊपर ना जाएं। हाँ, क्योंकि जो क्योंकि सबसे ज़्यादा बिक रही है उसमें सबसे ज़्यादा ऑलरेडी क्लॉथिंग कंपटीशन पे है। ना बहुत जाइए। क्लोथिंग है, आपकी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, आपके शूज़ क्लोथिंग में ही आ जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं, तो कोई नई चीज़ लाएं, कोई नई प्रोडक्ट लाएं और लोगों को उसके ऊपर अवेयर करें कि ये प्रोडक्ट है, इसका ये बेनिफिट है, आप इसको परचेज़ करें। सो द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, और मुझे अब लगता है कि ग्लोबल विलेज से भी ज़्यादा हट के अब ये कुछ और बनने जा रही है, जिसमें अगर आप पाकिस्तान से निकल के या भारत से निकल कर दुनिया में जाएं, ईस्ट में जाएं तो आपके पास नंबर ऑफ़ एग्जांपल है, वेस्ट में जाएं तो नंबर ऑफ़ एग्जांपल है, और हर जगह पर एक ही जैसी मार्केट है। मैंने यूरोप में जो मार्केट देखी वही मार्केट इस्लामाबाद में भी है। वही डेकोरेशन पीसेस यूरोप में भी मिल रहे हैं जो डेकोरेशन पीसेस आपको इस्लामाबाद में मिल जाते हैं। सो वही कपड़े यूरोप में थे जो कपड़े हम इस्लामाबाद में पहन रहे हैं। सो अब मार्केट आपकी है, आपने सिर्फ नीश चूज़ करनी है कि लोगों को क्या चीज़ चाहिए, और आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो अगेन उसमें भी आप देखें कि आप कौन सी सर्विसेज लोगों को बेहतरीन अंदाज में प्रोवाइड कर सकते हैं। देन स्टार्ट योर ओन थिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आज की पॉडकास्ट आपके लिए कैसी रही, ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा। तवारे पाकिस्तान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए, और साथ साथ TEP टॉक्स यानी कि तवारे पाकिस्तान टॉक्स की इस प्लेटफॉर्म से आज के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा मिलेंगे।